फर्स्ट फैराडेज लॉ। ठीक है, तो इस पे हमें क्वेश्चंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रुक जाइए जरा, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आपको जैसे बताया था यहाँ पे लास्ट क्लास में कि जो मास डिपॉजिटेड होता है या फिर गैस, मास ऑफ द गैस लिबरेटेड एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। जितना ज्यादा चार्ज आप पास करेंगे सॉल्यूशन के थ्रू, उतना ही ज्यादा मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, या फिर मास ऑफ गैस रिलीज और इवॉल्व एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसको टैकल करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज। जैसे अपने पास क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज तो पता है फ्रॉम फ्रॉम क्लास 10, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करेंट। तो यहाँ से क्यू निकाल लेंगे और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा कि नहीं। ये क्लास 10th में भी पढ़ा था आपने, यस और नो। अब देखिए यहाँ पे तो बस ये क्यू निकालना जरूरी था, जिससे पता चल जाए कि हम कहाँ से किस फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज, जो मास डिपॉजिटेड होता है एट एनी इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको रिमूव करके हम लोग z लगाते हैं। z इज अ कांस्टेंट, z इज अ कांस्टेंट जो कि होता है आपका, ये कांस्टेंट होता है, और इसका नाम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो ये होता है आपका z। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप तो क्या मैं m इज इक्वल टू जेड, z तो ऐसे ही रहेगा, और q की जगह आई टी लिख सकता हूँ। m इज इक्वल टू जेड आई टी। इज दैट क्लियर? यस सर। और z का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली, z इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। ये ई क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट वेट होता है। और इक्विवेलेंट वेट सेकंड चैप्टर में ही मैंने आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से बता दिया था कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एक्स, मोलर मास अपॉन एक्स। और एक्स के बारे में भी मैंने बता दिया था, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर कहते हैं। याद आया? तो कोई भी कंपाउंड दे रखा हो तो उसका इजिली आप ये निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट। और ये एफ जो होता है वो फैराडेज कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू जो होता है अप्रोक्सीमेटली हम लोग राउंड ऑफ करके 96,500 कूलम्ब लेते हैं। इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है 96,487 कूलम्ब होता है। वेट अ मिनट, 96,487 कूलम्ब होता है फैराडेज का, लेकिन राउंड ऑफ करके हम लोग कैलकुलेशन के लिए क्या लेते हैं, 96,500 कूलम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग ये लिख सकते हैं कि m कैन ऑल्सो बी इक्वल टू E बाई एफ आई इंटू टी। अब अपना अपना तरीका है लिखने का। ठीक है, जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है आपको फॉर्मूला यूज करने का, उस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप E बाई एफ ही लिखिए, और I इंटू टी को मैं Q भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। सर ई क्या है इसमें? ई जो है वही तो मैं बताया, ई जो है वो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट है, वेट। ओके इक्विवेलेंट सर। वेट। और इक्विवेलेंट वेट आप इजीली निकाल सकते ओके सर। हैं। डन। यस सर। चलिए, अब इस पे क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अब सेकंड थोड़ा क्वेश्चन, सा रह गया था लिखना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम। एनसीईआरटी सॉल्व किया आपने? यस नहीं सर, किया? सर चैप्टर सॉल्यूशंस के तो करा है। सॉल्यूशन के कर रहा है, ये भी करना चाहिए आपको। एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यस। डन। यस सर।
अब देखिए इसका जो ट्रिक होता है सॉल्व करने का, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो टाइम कम होता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि एक चीज ध्यान रखिएगा, Na+ को एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं। यस सर। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो देखिए ये जो F का वैल्यू होता है ना, वो 1 मोल, वेट अ मिनट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। जो चार्ज होता है ना बेसिकली F का, ठीक है, 96,500 कूलम। कैन यू सॉल्व दिस फॉर मी। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बताइए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Charge on 1 mole electron can be written as 1 mole की बात हो गई तो यानी 6.022 into 10 raised to the power 23 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Can you solve this for me? Yes. 6.022 into 1.6 that will be approximately 9.6352 into, अगर इसे सॉल्व करते हैं अपन लोग तो ये 10 raised to the power 4 बचेगा प्लस में, और फिर ये कितना हो जाएगा 96352 कूलम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपने स्टोइकियोमेट्रिक क्लास 11th में पढ़ा है तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 1 मोल ऑफ Na cation, 1 मोल ऑफ Na प्लस combined with 1 mole electron to form 1 mole Na. Is that clear? Yes sir. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या दे रहा है, 1 मोल Na दे रहा है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 1 फैराडे के बराबर है। तो ये 1 फैराडे विल बी इक्वल टू 1 मोल Na। अब ये 1 मोल Na मिल गया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना मास इसका डिपॉजिट है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। बात समझ रहे हैं आप, ये Yes, Na sir. गलती से लिख दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया। ठीक है, अगर 1 मोल Na का फॉर्मेशन हो रहा है दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम 23। तो जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 23 ग्राम हो रहा है कि नहीं। Sir. अलविया, प्लीज राइट इट। Let me know when you are done with this. Alvia, are you there? ये जो फैराडे होता है 1 फैराडे, वो बेसिकली चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है। ठीक है, जिसको अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर ले लेते हैं तो 96,500 कूलम के बराबर। 6.023 into 1.6। Sir, done. डन, वेरी Yes, sir. गुड। अब देखिए इसी तरीके से मैं आपसे पूछते जाऊंगा सवाल, इसमें मास वगैरह ही पूछता है कि डिपॉजिट कितना है। तो सवाल ये है
how much charge is required for reactions? How much charge required for reaction? तो यहाँ पे देखेंगे 1 मोल Al+3 जो है वो Al में कन्वर्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए इसको सॉल्व कैसे करना है कि Al+3 Al में कब कैसे जाएगा। Al+3 में जब 3 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा तब जाके ये किस में कन्वर्ट होगा, Al में। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका 1 मोल इसके 3 मोल इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3 फैराडे चार्ज विल गिव 1 मोल एल्युमिनियम, 1 मोल एल्युमिनियम। तो आपको दो तरीके से सवाल पूछ सकता है फिर, या तो चार्ज पूछ देगा या फिर मास ऑफ द एल्युमिनियम डिपॉजिटेड पूछ देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चार्ज कैसे पता चला, 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 3 फैराडे की जरूरत पड़ेगी फॉर द रिएक्शन, ठीक है। Yes, sir. 1 मोल Cu+2, इसमें बताइए जरा, 1 मोल Cu+2 Cu में जा रहा है, इसको बताइए। Sir, 2F is responsible. Sir, 2F is equals to 1 mole of copper. वेरी गुड। तो इसको रिएक्शन लिखेगा Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन टू गिव Cu, दैट मीन्स आपने क्या कर दिया, 2F जो है वो दे देगा आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 2F जो है वो कितना दे देगा, चार्ज जो होगा कितना पास कराना पड़ेगा आपको, 1 मोल Cu के लिए, 1 मोल Cu के लिए 2 फैराडे चार्ज पास कराना पड़ेगा। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम, योर आंसर, ठीक है। लास्ट एक और इस पे कर लेते हैं। 1 मोल MnO4 minus combine with Mn+2. Please do this. Please do. Sir, F equals to 1 mole of MnO4. What is your answer? Sir, F equals to 1 mole of MnO4 minus. How many charge? How much charge is required? Alvia, is there any answer from you? चलिए यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा। Arpit, can you tell me the oxidation state of manganese here? Can you tell me the oxidation state of manganese? Yes, sir. Alvia, what is the oxidation state of manganese? Anyone? Arpit, you shouldn't take this much time for the oxidation state of manganese.
We are going to find the oxidation state of manganese. So let the oxidation state of manganese be X plus how many oxygen is here? 4. What is the oxidation state of oxygen? That is -2. Will be equal to, is there any charge? Yes, -1. So it will be equal to -1. X minus 8 will be equal to -1. X will be equal to +7. Yes or no? Yes, sir. Now see, MnO4 minus is converting into Mn plus 2. What is the oxidation state on the left hand side? +7. To convert this +7 into +2, how many electrons we need to add? 5 electrons. Yes or no? Yes, sir. So here 5 mole electron will give 1 mole Mn plus 2. 5 mole electron will give 1 mole Mn plus 2. That means the charge required for this reaction will be 5 Faraday for 1 mole of Mn plus 2. 5 Faraday, that means 5 into 96,500 Coulomb. Is this clear? Yes, sir. Very good. Are you done with this? Please let me know. Yes, sir. Now see, I'm going to give you another question. The amount of copper deposited when 5 ampere current is used for 1 hour to electrolyte. Which electrolyte we used here is CuSO4. It's also given that atomic weight of copper is 63.5 gram, and Faraday's value is also given 96,500 Coulomb. So what we need to calculate here is how much amount of copper is deposited when 5 ampere of current is running through the electrolyte or the solution for 1 hour. Mass deposited of the mass of the copper deposited we need to calculate. We can do this by 2 methods easily. Can you solve it or I should explain it? I'm trying retrospectively. Mhm.
चलो आप बता दो एक बार समझ में। Okay. So see, we have two methods. Wait a minute. तो यहाँ पे बहुत ही आसान है ये. Mass deposited M is equal to Z into I into T. Why I used this formula? Current भी given है और time भी given है, लेकिन Z given नहीं है, तो यहाँ पे यूज करेंगे E by F into I into T. ठीक है. अब E का वैल्यू देखिए. E की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एक्स, और किसके लिए निकालना है? CuSO4 का. तो मोलर मास ऑफ, चूंकि हमें टोटल CuSO4 नहीं देखना है, कॉपर का ही देखना है, तो Cu जो है +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बनाएगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो मोलर मास इसका Cu का कितना हो जाएगा? 63.5. और एक्स क्या है? वैलेंसी फैक्टर. चार्ज देख लीजिए, +2 से 0 में जा रहा है, तो 2 डाल देंगे. ठीक है. ये हो गया E का वैल्यू. तो यहाँ पे डाल दिया मैंने 63.5 अपॉन 2. फैराडेज का वैल्यू पता ही है 96,500. करंट पता ही है 5 एम्पियर. अब टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम 1 आवर है, यानी 16 टू 3600 सेकेंड्स. ये ग्राम आ जाएगा. ये पहला मेथड. दूसरा मेथड, आपको पता है कि Cu+2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन लेके, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन से अपने को मिल रहा है 1 मोल Cu. क्या मिल रहा है? 1 मोल Cu मिल रहा है. यानी 2 फैराडे से अपने को मिल रहा है 1 मोल Cu. ठीक है. 2 फैराडे का मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम से अपने को मिल रहा है 1 मोल में कितना मास होता है? 1 मोल में Cu का मास कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 है. गिवन मास, मोलर मास कितना है Cu का? 63.5. तो 1 मोल जो होता है 1 मोल में, वो उसके मोलर मास के बराबर होता है. तो 63.5 ग्राम. अब यहाँ देख लीजिए, इतना चार्ज में अपने पास क्या है? 63.5 ग्राम है. तो 1 कूलम्ब में कितना होगा? 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,500 ग्राम. यस और नो? लेकिन अपने को निकालना है जब करंट 5 एम्पियर हो और टाइम जो हो 1 आवर हो, यानी 3600 सेकेंड्स हो. तो यहाँ पे हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे. चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू I इंटू टी. तो यहाँ पे देखिए, इतने चार्ज में इतना ग्राम, तो 1 कूलम्ब चार्ज में इतना ग्राम. तो 5 इंटू 3600 कूलम्ब में कितना ग्राम होगा? यूनिटरी मेथड बहुत आसान है. फॉर्मूला अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है आपको. 2 इंटू 96,500 और इनटू में हो जाएगा आपका 5 इंटू 60 इंटू 60 या 3600 लिख लीजिए. दोनों सेम इक्वेशन बना. यस सर. स्लाइड अप करूं? यस. तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया.
Sorry. Let me know when you are done with this, Arpit, Alvia. So done. Alvia, you also done with this? Very good. Next question. How much electric charge is required to oxidize is 1 mole of H2O, 1 mole of H2O, 2O2, and B is first, do the first one. You will be needing an equation. We need to convert H2 into O2. How we are going to convert it? Let me know when you are done with this, or you need any help. Arpit, can you do this? Alvia, here with I am going to explain it. We need to oxidize H2O into O2. That means oxidation, that means loss of electron. So see how it will be oxidized. H2O will be converted into O2 plus 2H plus. And since we are going to balance it half O2 and
O2 will lose electron, 2 electrons, so that it will be balanced. Overall, it will be balanced. Okay. Now you can see 1 mole of this will give 2 mole electron. That means 2 Faraday. Q will be equal to 2 mole electron. That means 2 Faraday. 2 Faraday. That means 2 into 96,500 coulomb. We have to give this much charge to oxidize O2. Is this clear? Yes. Okay. ये हो जाए तो बताइएगा. All done. Done. Very good. Now I'm going to give you some important questions. First of all, 19 and 20. We are going to do this. Please do this. Arpit, very good. How did you solve it? तो मैंने सर आज आपने क्वेश्चन लिखाई थी सर, उससे किया सर m इक्वल्स टू z q वाली सर z निकाली थी सर चार्ज वाली सर, मैंने चार्ज की वाली निकाली सर, वो 1 करोड़. Very good. Please do this question number 20. Alvi, are you done with the 19? सर 20s वाला बता दो, समझ गया. What is the answer? मैं पूछ रहा हूँ सर, मेरे को आया नहीं. अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप. यस सर, 20th में डाउट है. तो यहाँ पे देख लीजिए, MnO4 - 2 is oxidized. The quantity of electricity required, that means we need to calculate the charge required to complete
oxidize MnO4 MnO4 minus 2 MnO4 minus 2 to MnO4 minus, राइट। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप, तो यहाँ पे इसका +6 होगा और यहाँ +7 चला गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यस और नो। और इसका दे रखा है 0.1 मोल। अगर ये 0.1 मोल है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए 1 मोल से 1 मोल जा रहा है, तो यहाँ पे जो चार्ज रिक्वायरमेंट होगा वो भी क्या होगा, अगर ये 0.1 मोल ले रहे हैं तो ये भी 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये चार्ज हो गया 0.1 इंटू 96,500 कूलम विल बी योर चार्ज। तो इसका आंसर 9650 आ जाएगा। यस ठीक है, यस क्वेश्चन नंबर 22। You can easily do it, and this questions will be asked on this topic for sure. सर वो एम और एन के ऑप्शन में सर, मतलब M, एम और एन में सर वो क्या, क्यों ऐसे अलग डिफरेंस कर? मैं समझ नहीं पाया, ये 22 पूछ रहे हैं ना, M और M क्या कह रहे हैं आप? सर आपने 22 दिए? अच्छा मुझे लगा, हाँ, अच्छा सर मैं 27 कर। नहीं नहीं, अभी 27 नहीं दिया, उसकी भी बारी आएगी। फिर वो सिमिलर है ना सर, जो हमने पहले किया था, उसके ऐसे ही अमाउंट ऑफ हाँ, चार्ज। आर यू डन विद दिस? सर एक अलविया, please let me know whenever you are done with this.
सर एक बार करके दिखा दो सर, मेरा ऑप्शन ना मैच नहीं हो रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको मास निकालना है, और मास निकालने के लिए आपको चार्ज और मोल बस पता होना चाहिए। विल बी डिपॉजिटेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 2 क्लोराइड, दैट मींस CuCl2 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स एंड 109 मिनट्स। यानी आई भी दे दिया, टी भी दे दिया, एफ का भी वैल्यू दे दिया, एटॉमिक मास भी दे दिया, अपने को बताना है कितना ग्राम ऑफ कोबाल्ट ये कर रहा है। तो मास इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो जेड आई टी बताया था मैं, और Z इज इक्वल टू ई बाई एफ इंटू आई इंटू टी बताया था, यस और नो। यस। ई जो होगा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई, मोलर मास अपॉन में एक्स। अब इसका चार्ज देखिए, सीओ जो है +2 में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा, सीओ में जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है, और ये आ गया 59। तो सिंपल, अगर वैल्यू रखने चलते हैं अपन लोग, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 59/2, फैराडे का वैल्यू 96,500 इंटू आई कितना दे रखा है 10 एम्पेयर इंटू ये 109 मिनट्स है, सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। बहुत आसान है ये, है ना अर्पित? यस यस सर, कैलकुलेट कर दूंगा सर, मैंने किया तो सेम है शायद। फिर से अच्छा, सर। वेट अ मिनट, मैं अभी कर देता हूँ। ये क्या आपका 59 10 109, वेट अ मिनट, 3858 600 डिवाइड कर देंगे अपन लोग, 19300 तो ये 3858 600 divided by 193, 19.9. The answer is 19.99. That means 20 is your answer. C. Got it? यस सर। Can I erase it? यस सर। Alvia, please speak up. If you are not getting it, let me know. I will explain it from the beginning. You are not audible, so you can reply in chat box. So 23. Okay, very good. Thank you for the reply. Let me know if you need any help.
23. The option is A. Very good, Alvia. Thank you. Any answer from you, Arpit? Sir, I'm sorry. What you just said? Sir, I'm doing the question. Okay, okay. सर Al23 का कितना मोलर मास कितना है सर? किसका? Al2O3 मोलर मास निकाल सकते हैं आप। पूरा Al2O3 का तो नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी। एल्युमिनियम का 27 होता है। सर टोटल क्यों नहीं देना सर उसका? क्या बोल रहे हैं आप? दोबारा बोलिए। सर मैं पूछ रहा था कि टोटल क्यों नहीं कैलकुलेट करना मास, आप मना कर रहे थे। नहीं, बस एल्युमिनियम का करेंगे। वैसे यहाँ पे आपको उसको भी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे आप टोटल चार्ज निकाल लीजिए। पहले करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो टोटल चार्ज निकाल लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप चार्ज निकाल के कर सकते हैं। लो पोटेंशियल 6 hours mass. What mass of aluminium is produced? एल्युमिनियम का ही बस मास की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में CuCl2 था, CaCl2 था, तो हम क्या कर रहे थे? Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, Cu में कन्वर्ट हुआ, तो बस इसी का ले रहे थे ना। बात समझ रहे हैं आप या दोबारा बताऊं मैं? यस सर, स्टेप बाय स्टेप। यस सर बता दो। चलिए यहाँ पे देख लीजिए भाई कि एल्युमिनियम जो है +3 में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके ये किस में जाएगा? एल में जाएगा। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का 27 होता है मास, और इसको चार्ज कितना, 3 से डिवाइड कर देंगे, 9 आ जाएगा। अब m इज इक्वल टू क्या आता है? E/F इंटू आई इंटू टी। बस हो गया। E कितना दे रखा है? 9। F कितना है? 96,500 इंटू आई कितना है? 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू, आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए 6 आवर्स को। तो 21,600 सेकंड। अब हो जाएगा? यस सर। सर वो मैं एक्चुअली मास टोटल ले रहा था सर। सर नहीं, मास एल्यूमीनियम का टोटल नहीं लेना था। लीजिएगा। समझ में आ गया? यस सर आ गया। वेरी गुड। अब चलते हैं अपन दूसरे उसके तरफ, दूसरे लॉ की तरफ। वेट अ मिनट। चलिए, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। जब सेकंड लॉ ऑफ फैराडे की बात करते हैं तो इसको पहले लिख लेते हैं हम। तो मेरे साथ ही लिखिए, राइट विद मी। व्हेन सेम अमाउंट of charges passed through different electrolyte solution connected in series, then weight of substances
deposited or liberated, if there is gas, liberated at electrode are in ratio of their respective equivalent weight, respective equivalent weights. That means we can easily write a mathematical equation for this. जब आपका सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराया जाता है थ्रू द सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो मास डिपॉजिटेड होता है वो आपका क्या होता है, सेम रेशियो में होता है टू देयर इक्विवेलेंट वेट. दैट मीन्स W1 अपॉन W2 will be equal to E1 upon E. और you can also write W1 directly proportional to E1 और W2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2. तो यहाँ से अपन लोग ये निकाल सकते, इससे लिख लीजिए जरा. Sir, done. Very good. Now I'm going to give you a question. A charge of 1 Faraday deposits, ये जो है ऑप्शन 1 mole of substance, B जो है 1 gram of substance, C जो है अपने पास 1 gram equivalent of substance, एंड D जो है अपने पास वो है 1 AMU of substance. Answer is wrong, Arpit. सर पीछे तो सर बताया था आपने उसके 1 मोल कितने होते हैं सर, मतलब मोल कितने होते हैं? यहाँ देखिए अपने पास क्या है, यहाँ चार्ज दे रखा है, ठीक है. मास निकालना अपने को, M इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू Q. यस और नो. सर अब यहाँ पे चार्ज जो है वो दे रखा है 1 फैराडे यानी F लिख देता हूँ, और Z का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, E अपॉन F होता है. और ये F से F कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, F से F कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, यानी M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट. और ये 1 दे रखा है तो मतलब इक्विवेलेंट वेट बस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट. सो आंसर इज C, नॉट E, नॉट A. ओके सर. No, wait a minute. Done. Okay, there are more. Wait for few minutes.
सबसे पहले आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 36। ए और सी अर्पित। सर सी। सी, वेरी गुड। सो यू कैन सी, अपने को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है 3 मेटल का एक्स वाई एंड जेड, और निकालना है रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल्स। तो रिड्यूसिंग पावर उसका सबसे ज्यादा होगा जिसका वैल्यू सबसे कम होगा। तो सबसे वैल्यू कम किसका है? -3 वोल्ट, देन -1.2 वोल्ट, और सबसे ज्यादा ये। नाउ डू दिस 35। Alvi, are you done with 36? 35 is very easy. Arpit, let me know if you are unable to solve it.
सर एक बार बताना सर, एक बार थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ दे रखा है कंसीडर द हाफ सेल रिडक्शन। Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा इनर्ट फॉर द रिएक्शन, इस वाले रिएक्शन के लिए अपने को निकालना है, ठीक है। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन आर, फॉरवर्ड रिएक्शन हो सकता है या नहीं ये बताना है अपने को, ठीक है। तो सिंपल है, सबसे पहले डेल्टा ई नॉट निकाल लीजिए। डेल्टा ई नॉट कैसे निकलेगा, ई नॉट रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन निकाल लीजिए। अब ई नॉट रिडक्शन ई नॉट ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या होगा, -1.18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1.51, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका -2.69, यानी डेल्टा ई नॉट का वैल्यू -2.69 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखेंगे तो अपने को क्या निकालना था, ई नॉट का वैल्यू जो कि निकल गया -2.69, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन करना है, तो डेल्टा जी निकाल के देख लेंगे। तो ये क्या होता है, -NF E0 सेल। मैंने बताया था डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, फॉरवर्ड होगा ही नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस होगा, ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, एफ पॉजिटिव होगा। अब ई नॉट सेल नेगेटिव दे रखा है और ई नॉट नेगेटिव ऑलरेडी है, तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो आंसर इज ए। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा आपको। 37, बहुत ही अच्छा सवाल है। अपने को Cu+2 से Cu+ में जाने का दे रखा है और Cu+ से Cu में जाने का दे रखा है। अपने को निकालना है Cu+2 से Cu में डायरेक्ट, यहाँ जाने का ई नॉट का वैल्यू बताना है आपको। Let me know if you are unable to solve it. सर इसके ऑप्शंस हैं? Let me show you. So the option is this: 0.5 volt, 0.325 volt, 0.65 volt, 0.15 volt.
सर बी है इसका 0.325 आता बी। है। यस यस वेरी गुड। एनी आंसर फ्रॉम यू अलविया? ओके, new screen is shared, right? यस सर। अब हम बात करेंगे बैटरीज की। तो यहाँ देखिए बैटरीज जो होता है, अपने पास दो टाइप का होता है। एक जो होगा कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, एक बार यूज किया आपने फिर यूज नहीं कर सकते। और दूसरा जो होता है कैन बी रीयूज, कैन बी रीयूजेबल और रीयूज। अब यहाँ पे देखेंगे जो यूज नहीं कर सकते दोबारा उसे कहते हैं प्राइमरी सेल, और जो यूज कर सकते हैं उसे कहते हैं अपन लोग सेकेंडरी सेल। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल। अब ये प्राइमरी सेल में क्या होता है? लैंके सेल, मर्क्यूरी सेल, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, इसका मैकेनिज्म वगैरह पढ़ना है। और सेकेंडरी बैटरी की बात करें तो लेड स्टोरेज, निकल कैडमियम सेल, the third one is fuel cell. तो पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे लैंके की, डायग्राम बना के। सर प्राइमरी सेल पे नंबर 1 पे क्या लिखा है? लैंके सेल, LAN, सॉरी LANCH। ओके, यस सर। डन। चलिए टॉपिक डालते हैं अपन लोग, लैंके सेल। अब ये देखिए लैंके सेल में क्या होता है। इसका सबसे पहले तो एक ध्यान में रखिएगा कि वोल्टेज जो होता है इसका अप्रोक्सीमेटली 1.5 होता है, 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लेते हैं।
ये इस तरीके से होता है। ये वायर से कनेक्टेड है इधर। ये जो है आपका ग्रेफाइट। बैटरी का भी आपने तोड़ा होगा तो देखा होगा उसमें। ये ग्रेफाइट है जो कि कैथोड पे। यहाँ पे आपके पास जो एनोड है वो ये है, जिंक। जिंक का बना हुआ है ये एनोड। और इसमें जो है सॉल्यूशन है बेसिकली MnO2 का। MnO2 है, NH4Cl है, प्लस ZnCl2 भी होता है। कार्बन ब्लैक का पेस्ट होता है। कार्बन ब्लैक पेस्ट होता है, ये बेसिकली पेस्ट होता है इसमें। अब यहाँ देखिए क्या हो जाता है अपने पास। सबसे पहले एनोड, पहले ध्यान दे दीजिए उसके बाद लिखिएगा आप लोग। ये है आपके पास एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड पे कौन है अपने पास, जिंक है। तो जिंक क्या करेगा बेसिकली, जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। और कैथोड पे आपको पता ही है कि क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो एट कैथोड पे देखिए रिडक्शन किस तरीके से होगा। यहाँ पे MnO2 है, ठीक है। उसके साथ ये Cl- तो खत्म हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो ये NH4 पॉजिटिव बचा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको गेन कर कौन कर लेगा, ये MnO2 गेन करके देखिए क्या बना लेगा, MnO बना लेगा। और साथ में MnO और फिर ये OH। ठीक है। मैं जो बोलूंगा बस वो अभी आप लोग लिखिएगा और वही चीज आप लोग मुझे बताइएगा। ये NH3 हो गया। और ये जो Zn+2 है बेसिकली, यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन हुआ Zn से जिंक+2, वो NH3 के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेता है। ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है Zn NH3 का होल 4। NH3 का होल 4 रेज टू द पावर +2। पहले तो ये मुझे बताइए, ठीक है, मैंगनीज का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ, एनी वन ऑफ यू। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। 3। 3 कहाँ से होगा, 4 होगा ना। +4 होगा। मैंगनीज का X लेंगे, ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का -2, कोई चार्ज नहीं है, इक्वल्स टू 0, तो +4 होगा। यहाँ पे यस मैंगनीज का सर। ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए अब। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द राइट हैंड साइड। OH का कंबाइन लेना है, उसको OH को। कंबाइन ले लीजिए, अलग कर दीजिए, एक ही ले लीजिए। OH का -1 होगा, इसका -2 होगा, तो इसका +3 होगा, तो इसका रिडक्शन होता है बेसिकली। और जो आपका यहाँ Zn+2 था वो कंबाइन हो जाता है NH3 से और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। जरा लिखिए इसे।
Am I audible, Arpit? Yes, sir. Let me know when you are done with this. So we can write full reaction